नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट ने किया सुसाइड। हॉस्टल के कमरे में मिला शव। 2 महीने में दूसरा मामला। जयपुर में रिटायर्ड जज को बंधक बनाकर लूटा। एसीबी अधिकारी बंद घर में घुसे, पिस्तौल लहराकर धमकाया, कैश और ज्वेलरी लेकर भागे। जयपुर में बिजनेसमैन की बुजुर्ग मां का किडनैप। व्हाट्सएप कॉल कर मांगी 50,000 की फिरौती। बोले रुपये देने के 2 घंटे में आ जाएगी घर। उदयपुर घाटी में बारिश के बीच शहीद की तिरंगा यात्रा में जन सैलाब। टैंक फटने से हो गए थे शहीद। लोगों ने बरसाए फूल। भारत माता की जय के लगे नारे। मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत। 3 घायलों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। घर के अंदर सो रहा था परिवार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शुक्रवार रात जम्मू कश्मीर की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल के एक कमरे में आज सुबह 7 बजे उसका शव मिला। सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। हादसे के बाद से ही लड़का फरार है। वहीं मरने से पहले मां को भी टेंशन में होने की बात कही थी। हालांकि इस बारे में पुलिस ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखाकर परिवार को सूचना दी है। घर वालों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वह बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एवं एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि BRIT की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। हादसा चित्तौड़गढ़ के गंगरार क्षेत्र का है। गंगरार थानाधिकारी शिवलाल मीणा और ASI नगजीराम मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली अफरीना फिरदौस ने सुसाइड किया है। हॉस्टल में उसकी रूममेट खुशबू आज सुबह जागी तो अफरीना कमरे में नहीं मिली। काफी देर तक वापस नहीं आने पर आसपास तलाश की। पता नहीं चलने पर यूनिवर्सिटी स्टाफ को जानकारी दी। स्टूडेंट और स्टाफ ने हॉस्टल का एक कमरा देखा। 4थे फ्लोर का एक खाली कमरा अंदर से बंद था। शक होने पर लॉक तोड़कर अंदर देखा गया तो अफरीना पंखे से फंदा लगाकर लटके हुई मिली। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतका के पिता फिरदौस अहमद मीर को हादसे की जानकारी दी गई है। तब पता चला कि युवती ने शुक्रवार रात को अपनी मां से बात की थी। मां को बताया था कि वह काफी टेंशन में है। हालांकि बात क्या थी इस बारे में अभी पता नहीं चला है। शव को जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घर वालों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतका के दोस्तों का कहना है कि अफरीना को कई दिनों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ही एक लड़का परेशान कर रहा था। उससे अफरीना काफी परेशान हो चुकी थी। सुसाइड के बाद से ही लड़का फरार है। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कहने से मना कर दिया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 2 महीने में सुसाइड का यह दूसरा मामला है। 17 अगस्त को भी BSc फर्स्ट ईयर के कश्मीरी स्टूडेंट इंद्रजीत विद्याराम शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। जांच में डिप्रेशन के चलते सुसाइड करना बताया गया था, जबकि उसके रूममेट कजिन भाई रोहित शर्मा ने डिप्रेशन की बात से इनकार किया था। रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी यहां हुई लूट ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। बदमाश देशी पिस्तौल लेकर घर में घुसे और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। वही जांच में पुलिस के हाथ लगे CCTV में बदमाश घर की रेकी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मामला जयपुर शहर के मानसरोवर इलाके में शुक्रवार शाम 9 बजे का है। SHO ने बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने धनवंतरी हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले रिटायर्ड मजिस्ट्रेट राकेश नारायण, जो कि 61 साल के हैं, वो और उनके बेटे को बंधक बना लिया। अलमारी के लॉकर से गहने, कैश लूटकर फरार हो गए। मानसरोवर थाना पुलिस ने FSL टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया है।
एसएचओ ने बताया कि घर में 3 लोग रहते हैं। रात को राजेश की पत्नी सुलेखा पड़ोसी के घर गई हुई थी। करीब 9 बजे राजेश और बेटा आदित्य घर में टीवी देख रहे थे। इस दौरान 4 बदमाश आए। घर का गेट खुला था तो अंदर घुस आए। घर के अंदर घुसकर कहा कि हम एसीबी से हैं, क्या आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? मना करने के बाद चारों ने दोनों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। बदमाश अपने साथ मेडिकल टेप लेकर आए थे। इससे दोनों पिता पुत्र के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। फिर गहनों और कैश के बारे में पूछा। नहीं बताने पर दोनों के मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद आधे घंटे तक चारों घर की तलाशी लेते रहे। इसमें 10,500 रुपये कैश और सोने चांदी के गहने, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप लेकर लूट गए। रात को करीब 9:30 बजे पत्नी वापस घर पहुंची। उसने देखा तो पति और बेटा कमरे में बंद थे। उनको खोलकर पुलिस को लूट की जानकारी दी। पूछताछ में सामने आया कि चारों बदमाशों में से 2 के पास देसी पिस्तौल थी, वहीं 2 ने चाकू हाथ में ले रखा था। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंची। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के खंगाला। फुटेजों में रात करीब 7:30 बजे से 2-2 के ग्रुप में चारों बदमाश रेकी करते दिख रहे हैं। पुलिस को शक है कि बदमाश करीब में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के घर में लूट करने आए थे, लेकिन घर के बाहर नेम प्लेट दिखाई नहीं देने के कारण रिटायर्ड जज के घर में घुस गए। जयपुर में बिजनेसमैन की 75 साल की बुजुर्ग मां का किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने व्हाट्सएप कॉल करके 50,000 रुपए की फिरौती मांगी है। ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने को 2 घंटे में उसकी मां घर पर आ जाएगी, ऐसा कहा है। मुरलीपुरा थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस टीमें बुजुर्ग महिला की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि महाराजा कॉलोनी डेहर के बालाजी निवासी कुंदन लाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कुंदन लाल का चौमू में लोहे के सामान का बिजनेस है। 28 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे उसकी मां संतरा देवी गुप्ता, जो कि 75 साल की है, वो घर से गई थी। घर से जाते समय बताया था कि डेहर का बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा रही है। मंदिर दर्शन करने जाने के बाद वो वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी बुजुर्ग मां संतरा देवी का पता नहीं लगा। देर रात करीब 11:30 बजे मुरलीपुरा थाने में तलाश के लिए गुमशुदगी दर्ज करवाई। लापता बुजुर्ग संतरा देवी को परिजन और पुलिस ढूंढने में जुट गई। 4 अक्टूबर की दोपहर 12:15 बजे पर बिजनेसमैन कुंदन लाल को व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि आपकी माताजी हमारे पास है, 50,000 रुपये की फिरौती की डिमांड की गई। कॉल करने वाले ने उसे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए पेटीएम नंबर भी दिए। मां से बात करने का दबाव डाला तो खुद को मीडिएटर बताया। बोला, मैं तो समझौता करवा रहा हूं, आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया था, इनके इलाज में 50,000 रुपये लग गए, इलाज में खर्च हुए 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, 2 घंटे में आपकी मां घर पर आ जाएगी। पीड़ित बिजनेसमैन कुंदन लाल ने बताया कि उन्होंने रुपये ट्रांसफर से पहले मां के होने का क्लू मांगा। किडनैपर्स की ओर से मां का कोई क्लू नहीं दिया गया। पेटीएम नंबर पर 10 रुपये ट्रांसफर भी किए गए। किडनैपर्स से व्हाट्सएप चैटिंग पर भी बात हुई। एसीपी जोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल और चैटिंग वाले किडनैपर्स के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई गई है। लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीमें बुजुर्ग संतरा देवी की तलाश में भेजी गई है। अभी बिहार की लोकेशन आने पर पुलिस के 4 जवान को बिहार भेजा गया है। उदयपुर वाटी सैन्य युद्धाभ्यास के दौरान टैंक फटने से शहीद हुए जवान सुमेर सिंह पुत्र भगवाराम की बॉडी तिरंगा यात्रा के साथ उनके गांव बगड़िया की धानी पहुंच गई। झुंझुनू के गुड़ागौड़ से रवाना होने के बाद तिरंगा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े सैकड़ों लोगों ने शहीद को अंतिम नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि दी। बच्चे, बुजुर्ग, महिला और युवा तिरंगा यात्रा में जुड़ते गए। जैसे ही तिरंगा यात्रा गांव पहुंची तो पूरा गांव अपने लाडले की एक झलक पाने के लिए आतुर हो उठा। शेखावटी के गांव में यही परंपरा है, जब गांव का लाडला देश के लिए शहीद होता है तो मानो यहां मेले लग जाते हैं। शहीद सुमेर सिंह के गांव में भी आज ऐसा ही माहौल रहा। पूरा गांव उनके अमर होने के जयकारे लगाता रहा। देश की रक्षा में अपनी धरती माता के लिए शहादत देकर वह आज गांव से महानायक बन के गए।
तिरंगा यात्रा इस समय उनके घर की ओर बढ़ रही है। शहीद के गांव तक कई जगहों पर सड़क के दोनों ओर लोग खड़े हैं। पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद सुमेर सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव गूंज रहा है। करीब 5 किलोमीटर तक शहीद की तिरंगा यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सैनिक कल्याण, पंचायती राज, गांव एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा भी पहुंच रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राकेश कस्वा, किशोरपुरा सरपंच मोहनलाल सैनी, भोजराम गड्ढा, पवन खरबास, अनिल गिल सहित सैकड़ों लोग गुड्ढा गौड़ जी पहुंच चुके हैं। सुमेर सिंह 1988 में सेना में भर्ती हुए थे। वे 55 आर्म फोर्स में तैनात थे और बबीना में पोस्टेड थे। वहां इन दिनों युद्धाभ्यास चल रहा है। गुरुवार को वहां एक टैंक फटने से सुमेर सिंह मौके पर ही शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो कोहराम मच गया। उनकी पत्नी सुमन देवी तो बेसुध हो गई। वहीं 15 साल की बेटी भावना और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला 8 साल का बेटा क्रूश का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। शनिवार सुबह जैसे ही डेड बॉडी लाई गई, परिवार में फिर मातम पसर गया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बारां जिले में 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पे बारिश की वजह से किसानों की फसल भीग गई है। वहीं बारिश की वजह से तेल फैक्ट्री क्षेत्र के राजीव गांधी नगर में एक टीन शेड मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार देर रात राजीव गांधी नगर स्थित एक मकान में सहरिया परिवार घर के अंदर सो रहा था। उसी दौरान अचानक से टीन शेड वाले मकान का पिछले का हिस्सा दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घर के अंदर सो रहे काशीराम सहरिया, जो कि 50 साल का था, उसकी पत्नी सुहागनाबाई, बेटी लीला कुमारी, गोलू घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग और पार्षद रामराज सुमन मौके पर पहुंच गए। लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं महिला की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद महिला सुगनाबाई को कोटा रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी कल्याणमल मीना, एसडीएम दिवांशु शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने जल्दी सरकार के राहत कोष से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं शनिवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। 19 सितंबर का दिन नागौर के लिए दहशत भरा रहा। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के बाहर 2 गैंग के बीच की दुश्मनी से सड़क लहूलुहान हो गई। ठाई ठाई की आवाज लोगों ने सुनी। गोलियां चली। गैंगस्टर संदीप सेठी का मर्डर कर शूटर्स पहले जिले से बाहर निकले, फिर राज्य से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस पर सवाल यह कि सभी शूटर्स बाइक पर भागे लेकिन पकड़े नहीं गए। नागौर
पुलिस संभलाती इससे पहले हत्यारे नाकाबंदी और घेराबंदी से कोसों दूर निकल गए। हालांकि वारदात के बाद पुलिस की टीमें हरियाणा पहुंची। 1000 से अधिक सीसीटीवी ले गए, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। वारदात के मास्टरमाइंड सुनील शर्मा सहित 2 आरोपी पकड़ में आए, लेकिन अब तक मुख्य शूटर दीप्ति गैंग के दीपक, अनिल और अनूप डावा पकड़ से दूर है। इन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े गोलियां चलाकर पेशी पर आए गैंगस्टर संदीप को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि एसपी राममूर्ति का कहना है कि उन्हीं की तलाश में जिले की टीमें पंजाब और हरियाणा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सफलता हाथ लगेगी। संदीप बिश्नोई ने संजय कौशिक की हत्या की थी। संजय का साला सुनील इसका बदला लेना चाहता था। कई मौके आए रेकी की, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वारदात को अंजाम नहीं दे सके। नागौर कोर्ट के बाहर पुलिस का पहरा नहीं होने से सुनील शर्मा और उसके शार्प शूटर को मौका मिल गया। उन्होंने संदीप को गोलियों से भून दिया। इस वारदात को अंजाम देने से 2 दिन पहले सुनील शर्मा और उसके साथियों ने इलाके की रेकी की थी। गैंग ने कहां से आना है, कहां की ओर निकलना है, यह सब पहले से तय कर लिया था। वारदात के चौथे दिन नागौर की स्पेशल टीम हरियाणा पहुंची। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उनके रिकॉर्ड खंगाले गए। कई जगहों पर दबिश दी गई। अलग अलग टीमें पंजाब हरियाणा के 20 से अधिक गांवों में पहुंची, लेकिन शूटर्स वारदात के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस की टीम लगातार उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है। फिलहाल पुलिस की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। एक भी शूटर पकड़ में नहीं आ सका है। सूत्रों का माने तो नागौर और हरियाणा पुलिस गैंगस्टर से जुड़े कई गुर्गों से पूछताछ भी की जा रही है। सोशल मीडिया के साथ फोन टैप सहित अन्य मुखबिर तंत्रों को भी मजबूती के साथ जांच के दायरे में लेकर काम कर रही है। हिसार, लुधियाना, चंडीगढ़ सहित अन्य जगहों पर बदमाशों के मददगार तक पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। ये शूटर्स हरियाणा और पंजाब पुलिस के भी वांटेड है। नागौर पुलिस भी उसकी तलाश में पंजाब और हरियाणा में डेरा जमाए बैठी है। राजस्थान के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर आज कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रेसिडेंट डॉक्टर सुबह 9 से 11 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर काम बंद रखा। अपनी मांगों के समर्थन में एमबीएस और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर नारेबाजी की। बाद में मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर 9 माह पुरानी लंबित मांगों को प्राथमिक साख से पूरी करने की मांग की। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष सुमेर गुर्जर ने बताया कि 9 दिसंबर को राज्य सरकार और राजस्थान रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बीच मांगों को लेकर समझौता हुआ था। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया, जिस कारण प्रदेश भर के रेसिडेंट डॉक्टर में रोष है। उन्हीं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रेसिडेंट डॉक्टर फिर से आंदोलन पर उतरे हैं। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज करेंगे। सेवारत और गैर सेवारत समस्त रेसिडेंट डॉक्टरों के सर्विस बांड को वैकल्पिक रखा जावे, ये उनकी मांग है। दूसरी मांग, राज्य सरकार प्रत्येक कॉलेज के हर विभाग में एसआर के पद सृजित करे। उनकी सीट मैट्रिक्स जारी हो। पदों की संख्या रजिस्ट्रेशन के कुल पदों की संख्या की 75% से अधिक रखी जाए। बेंच 2020 की थीसिस, पेपर, पोस्टर एवं प्लागियरिज्म से शिथिलता प्रदान की जाए। इन सर्विस डॉक्टरों की अध्ययन अवधि को राज्य सेवा से चिकित्सा शिक्षा में डेप्यूटेशन माना जाए। किसी भी स्पेशलिटी में किसी भी तरह की लेटरल एंट्री ना हो। उक्त विशेषज्ञों में विशेषज्ञ की नियुक्ति हो एवं मेडिकल कॉलेज के नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में केवल एमबीबीएस और एमडी डॉक्टरों को ही नियुक्ति दी जाए। साथ ही सहायक आचार्य की नियुक्ति की उम्र सीमा 46 वर्ष की जाए। राज्य में 28 विषयों में पीजी कोर्स होते हैं, लेकिन इनमें से 14 विषय नए हैं। ऐसे में सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में विभाग सृजित करवाते हुए पद सृजित करवावे। रेजिडेंट डॉक्टरों को HRA का भुगतान किया जाए और जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको एकल कमरा दी जाए, ये उनकी मुख्य मांगे थी। विवाहिता से रेप के मामले में आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी एक मॉल में घूम रहा था। आरोपी ने विवाहिता से शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया था। मामला सीकर के उद्योगनगर थाने का है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि संदीप गोदरा नाम के युवक से उसकी पहचान फेसबुक पर हुई थी। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। संदीप को पता लगा कि उसका तलाक होने वाला है। युवक ने तलाक होते ही शादी का झांसा दिया और मार्च 2022 को तलाक का फैसला भी आ गया। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद संदीप ने उसके साथ रेप किया। उसके आधार कार्ड में भी करेक्शन करवाया, जिसमें पति की जगह संदीप ने खुद का नाम लिखवाया। लगातार रेप के बाद अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2022 के बाद उसने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। फोन किया तो अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। महिला ने आरोप लगाया कि युवक करीब 4-5 लड़कियों को ऐसे ही झांसे में लेकर रेप कर चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी संदीप कुमार, जो कि 23 साल का है, जयपुर के चौमू पुलिया के पास ट्राइटन मॉल में घूमने आया हुआ है। ऐसे में पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी में उद्योग नगर पुलिस थाने के एएसआई नेकीराम और कांस्टेबल संदीप की अहम भूमिका रही। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर से बस के हिस्से में आग लग गई। देखते 30 मिनट में बस धू कर जल गई। हादसे में बस में सवार 12 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 में हुए हैं। जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ज्यादातर लोगों ने बस से कूदकर अपनी बचाई थी। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदूर नाका के पास हुआ। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। चिंतामणि ट्रेवल्स की बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हादसा शनिवार सुबह का 4:30 बजे का है। दुर्घटना के वक्त कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों को जो साक्ष्य मिले उससे लगता है कि ट्रक के डीजल से बस में आग लगी है। दरअसल हादसे के बाद बस और ट्रक के बीच की दूरी 50 मीटर थी। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक के डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि डीजल टैंक के ब्लास्ट होने के बाद इससे निकला डीजल बस पर गया और बस में आग लग गई। दोनों के बीच 90 डिग्री में टक्कर हुई है। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई है इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 3 यात्री जिन्होंने बस में कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें पूजा चौहान भी एक है। पूजा अपने 2 बच्चों के साथ इस बस यात्रा कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम सो रहे थे, तभी अचानक लोगों का शोर सुनाई दिया। बस के अगले हिस्से में आग नजर आई। इसके बाद हमने खिड़की से अपने दोनों बच्चों के साथ छलांग लगा दी। इसमें उनका हाथ झुलस है। हालांकि इस कोशिश में मेरे दोनों बच्चे बच गए हैं। हमें दूसरा जीवन मिला है। अगर कुछ देर हो जाती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। दूसरी यात्री अनीता सुखदेव चौधरी ने बताया कि टक्कर के बाद मैं सीट से नीचे गिर पड़ी। मेरी नींद खुली तो देखा बस के अगले हिस्से से आग की लपेट में पूरी तरह जल रहा है। मुझे लगा भीषण टक्कर हुई है। मैंने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी यहां पहुंची और अनीता बासिम जिले के लौनी की रहने वाली है। तीसरा यात्री यवतमाल के पीरोजी सुभाष धोत्रे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने चाचा चाची के साथ कल्याण जा रहा था। सभी लोग सोए हुए थे। आज चाचा जी काफी झुलस गए। हालांकि समय पर खिड़की से कूदने के कारण हम तीनों की जान बच गई। सबसे ज्यादा जानहानि बस के अगले हिस्से में हुई है। सुबह का समय होने के कारण ज्यादातर यात्री सो रहे थे, इसलिए उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। मरने वालों में बस का ड्राइवर और कुछ बच्चे भी शामिल है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को फ्री में इलाज करवाया जाएगा। शिंदे ने कहा कि 3 लोगों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसे को गंभीरता से लिया जाएगा और इसकी जांच करवाई जाएगी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।